हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई एकेडमी। जैसे कि आपको पता है, हम हीट चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हमने थर्मल एक्सपांशन वाला जो सेक्शन है उसको कंप्लीट किया था। उसमें हमने पढ़ा था लीनियर एक्सपांशन, एरियल एक्सपांशन, जिसको आप सुपरफिशियल एक्सपांशन भी बोल रहे थे। फिर हमने वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन भी पढ़ा था। तो वो चैप्टर में जो फर्स्ट सेक्शन है, ठीक है, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और उसके रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स पॉसिबल है वो भी हम कर चुके हैं। अभी सेकंड जो सेक्शन है दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और यू कैन से हीट कैपेसिटी अलग अलग होते हैं वैसे, और लेटेंट हीट, है ना। ये दो चीजों के ऊपर थोड़ा सा नजर डालते हैं। तो आज के जो लेक्चर है उसमें हम थ्योरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, और जैसे आप थ्योरी के ऊपर होल्ड बना लोगे, है ना, तो सारे न्यूमेरिकल्स अपने आप हो जाएंगे, है ना। ज्यादा एफर्ट आपको करनी नहीं पड़ेगी। जब तक आप थ्योरी के ऊपर होल्ड नहीं बनाते हो तब तक न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो थ्योरी में हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ना है पहले। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है ना, और आप इसको हीट देते जा रहे हो, है ना, और जो हीट है उसको हम डिनोट करते हैं क्यू से, है ना। अगर आप हीट दोगे तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब इसका क्या होगा बेटा? थर्मल एक्सपांशन, जो कि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, थर्मल एक्सपांशन, ठीक। और क्या हो सकता है? इसका टेम्परेचर चेंज होगा, है ना, टेम्परेचर चेंज होगा। तो ये हम पढ़ेंगे अभी, टेम्परेचर चेंज कैसे होता है और टेम्परेचर को चेंज करने के लिए हमें कितना हीट प्रोवाइड करना पड़ता है या कितना हीट एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। और क्या होता है, अगर और हीट एनर्जी दोगे तो इसका फेज ट्रांजिशन हो सकता है, फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन का मतलब है, फेज मतलब स्टेट, you know there are three states of matter: solid, liquid and gaseous state, है ना। स्टेट ट्रांजिशन मतलब चीज, स्टेट चीज, है ना। अगर आप हीट प्रोवाइड करोगे तो सॉलिड से लिक्विड को कन्वर्ट होगा, लिक्विड से गैस को कन्वर्ट होगा। अगर आप यहाँ पे हीट प्रोवाइड करते हो, है ना, अगर यहाँ पे आप हीट प्रोवाइड करते हो, है ना, हीट प्रोवाइडेड। अच्छा, अगर आप हीट एक्सट्रैक्ट करते हो, है ना, निकालते हो, हीट एक्सट्रैक्टेड, ठीक है। अगर आप हीट निकालते हो तो फिर क्या होगा? हीट एक्सट्रैक्टेड। तो इसका मतलब अगर आप इस डायरेक्शन में हीट निकालोगे, गैस से हीट निकाल लोगे, है ना, तो क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड से हीट निकाल लोगे तो क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा। ये जो प्रोसेस है उसको हम फ्यूजन बोलते हैं, और ये जो प्रोसेस है उसको हम वेपराइजेशन बोलते हैं, और ये जो प्रोसेस है ना, गैस टू लिक्विड दैट इज कंडेंसेशन, और लिक्विड टू सॉलिड जो प्रोसेस है दैट इज सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहले, सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेम्परेचर चेंज, है ना। टेम्परेचर में कैसे चेंज होता है, और टेम्परेचर को चेंज करने के लिए हमें कितना हीट एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है या कितना हीट एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? आपने पढ़ रखा होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब हीट रखने की कैपेसिटी, है ना। और हीट रखने की जो कैपेसिटी है वो ऑब्जेक्ट के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, मैटर के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। आयरन की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी, कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग होगी, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग होगी, गोल्ड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग होगी, ठीक है। क्योंकि सारे जो मैंने मटेरियल बताया, सारे मटेरियल की नेचर अलग अलग है ना। और जैसे ही नेचर बदल जाता है वैसे ही, है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बदल जाता है।
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपके दिमाग में ये रहना चाहिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, हीट रखने की कैपेसिटी, अपने अंदर वो कितना हीट स्टोर कर सकता है, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना। तो उसको हम बोलते हैं, है ना, द हीट, द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड, amount of heat needed to raise the temperature of a unit mass of substance, unit mass of substance by 1 degree Celsius, or you can say 1 Kelvin, is called specific heat capacity. इसको हम बोलते हैं specific heat capacity। जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है वो ऑब्जेक्ट के या मैटर के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है ना। किसी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है तो किसी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है। हीट रखने की कैपेसिटी जिसका ज्यादा है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, और हीट रखने की कैपेसिटी जिसका कम है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। यहाँ पे स्पेसिफिक क्यों लगा रहे, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यू हैव टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, है ना। अगर आपके पास एक सब्सटेंस है जिसका मास 1 kg है और यू कैन से 1 ग्राम है ना, ऐसा यूनिट में यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस क्या हो जाएगा, 1 kg। सीजीएस यूनिट की बात करें तो उसमें यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस क्या हो जाएगा, 1 ग्राम। ठीक है, यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हीट एनर्जी आपको चाहिए, जितना हीट एनर्जी आपको देना पड़ेगा, है ना, उतना हीट एनर्जी को हम क्या बोलेंगे बेटा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना। किसी भी सब्सटेंस का मास क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, पहली बात तो, है ना। और मास क्या होना चाहिए, यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, मतलब ऐसा यूनिट की बात करें तो 1 kg होना चाहिए, और सीजीएस यूनिट की बात करें तो 1 ग्राम होना चाहिए। अगर आपके पास एक 1 kg का आयरन बॉल है ना, और उसका कुछ तो इनिशियल टेम्परेचर है, मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस, उसका टेम्परेचर को आप बढ़ाना चाहते हो बाय 1 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए मतलब 21 डिग्री सेल्सियस करना है, ठीक है। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना। और स्पेसिफिक का मतलब आपको समझ आ रहा है, क्योंकि हम यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो ऐसा यूनिट हो जाता है यहाँ पे जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, और आप ऐसे भी लिख सकते हो जूल पर केजी, है ना, केल्विन, ठीक है। सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट में इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और यू कैन से कैलोरी पर ग्राम केल्विन, कैलोरी पर ग्राम केल्विन, इस तरीके से। लेकिन डिग्री सेल्सियस को हटा के मैं केल्विन कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको भी मैं बता दूं यहाँ पे, अगर हम इनिशियल टेम्परेचर मान लेते हैं 10 डिग्री सेल्सियस, है ना, और फाइनल टेम्परेचर मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस, चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे कितना आया, 20 माइनस 10, दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको मैं केल्विन में कन्वर्ट करता हूँ, दैट विल बी 273 ऐड करना पड़ेगा, प्लस 273, तो ये कितना हो जाएगा, 283 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 283 केल्विन। 273 ऐड करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 283 केल्विन, है ना। यहाँ पे अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे भी मुझे 273 ऐड करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 293
केल्विन। अभी अगर यहाँ पे आप टेम्परेचर चेंज देखोगे, कितना टेम्परेचर में चेंज हुआ, दैट इज 293 माइनस 283, है ना। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 10 केल्विन का टेम्परेचर चेंज हुआ। कितना चेंज हुआ? 10 केल्विन का टेम्परेचर चेंज दिख रहा है आपको, है ना, इस तरीके। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो मैंने इनिशियल टेम्परेचर कितना लिया, 10 डिग्री सेल्सियस, और फाइनल टेम्परेचर मैंने लिया 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर चेंज देखूंगा इन डिग्री सेल्सियस, तो कितना आ रहा है? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस। इसको मैंने केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, और केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा बेटा? यू हैव टू ऐड प्लस 273, अगर ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 283 केल्विन। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे भी आप केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो बाय एडिंग प्लस 273, तो ये कितना हो जाएगा? 293 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, है ना, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, दैट इज 10 केल्विन। अगर डिग्री सेल्सियस में 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज होता है, तो डिग्री केल्विन में भी 10 केल्विन का टेम्परेचर चेंज होता है। वैसे ही मैं बता सकता हूँ 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो केल्विन स्केल में कितना चेंज हो रहा होगा? 1 केल्विन। तो इसलिए मैं डिग्री सेल्सियस की जगह पे केल्विन लिख सकता हूँ, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, मैं कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ जिसको आपको याद भी रखना पड़ेगा, है ना। और ये क्या है, जैसे कि क्वेश्चन में जनरली दिया जाता है, अगर नहीं दिया जाएगा तो फिर आप एक्सक्यूज नहीं कर सकते कि हाँ मुझे डेटा नहीं दिया गया और मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया। तो आपको ये तो याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर आपको याद होनी चाहिए, आइस याद होनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके से कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, है ना, ये कितना होता है? ये होता है 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, है ना। ये ऐसा यूनिट की बात है। अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करूं, तो सीजीएस यूनिट में ये होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, है ना। ये आपका हो गया सीजीएस यूनिट, ये आपको याद होना चाहिए बेटा। ठीक, अच्छा, अगर मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस की बात करूं, ठीक है, ऐसा यूनिट की बात करें, तो इसका आधा होता है 2100 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, है ना। ये ऐसा यूनिट की बात होगी। अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करूं, तो सीजीएस यूनिट में इसका आधा हो जाएगा 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया आपका सीजीएस यूनिट। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा आपको और ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? ये थोड़ा सा आपको पता होगा, मैं रिवाइज करते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ अब 10th क्लास में इतना तो आपने पढ़ रखा है। ठीक है, अच्छा, मेरे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना, और इसका इनिशियल टेम्परेचर Ti है ना, अब मैंने इसको हीट दिया, है ना। Q Q इज द हीट गिवन। Q क्या है बेटा? Q इज द हीट गिवन, हीट गिवन। तो हीट दिया तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, और टेम्परेचर बढ़ के क्या हो गया? TF, है ना। TF क्या है? फाइनल टेम्परेचर। मान लेते हैं, है ना, एग्जाम्पल के लिए ये 10 डिग्री सेल्सियस पे था, है ना। हीट जैसे ही दिया, इसका टेम्परेचर बढ़ गया, कितना हो गया? 20 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो डेल्टा टी की अगर मैं बात करूंगा, डेल्टा टी क्या हो जाएगा? डेल्टा टी यहाँ पे बोल सकते हो TF फाइनल टेम्परेचर माइनस TI इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, तो दिस इज डेल्टा टी, है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से बड़ा होगा, ये वाला क्वांटिटी इससे बड़ा होगा। तो ये जो डेल्टा टी है ना,
ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव आएगा। डेल्टा टी पॉजिटिव आने का मतलब है आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो फिर डेल्टा टी आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना। अच्छा, कितना हीट प्रोवाइड करने पे डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ेगा, उसके लिए एक रिलेशन है ना, आपको भी पता है। अगर अगर मुझे 1 kg ऑफ वाटर को गर्म करना है तो मुझे कम हीट देना पड़ेगा। मुझे अगर 10 kg ऑफ वाटर को गर्म करना है, उतने टेम्परेचर में गर्म करना है, जैसे कि मेरे पास 1 kg ऑफ वाटर है और इनिशियल टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है और मुझे उसको 20 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचाना है, ठीक है। कितना टेम्परेचर में चेंज करना है, 10 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो 1 kg ऑफ वाटर को, है ना, अगर गर्म करना है तो कम हीट देना पड़ेगा। अगर मेरे पास 10 kg ऑफ वाटर है और उसमें भी मैं सेम चेंज इन टेम्परेचर करना चाहता हूँ, इनिशियली 10 डिग्री सेल्सियस पे है, फाइनली मैं उसको 20 डिग्री सेल्सियस पे लेना चाहता हूँ, तो मुझे ज्यादा हीट कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। तो ये जो हीट है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। कितना मास है ना, मास कम है तो कम हीट देना पड़ेगा और मास ज्यादा है तो ज्यादा हीट देना पड़ेगा, ऑब्वियसली, है ना। अच्छा, और किसके ऊपर डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है चेंज इन टेम्परेचर। ऑब्वियस सी बात है ना। अगर आपके पास 1 kg ऑफ वाटर है और उसका टेम्परेचर में आप 10 डिग्री सेल्सियस चेंज करना चाहते हो, कितना, 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस पे था और उसको आप कहाँ लेना चाहते हो, 20 डिग्री सेल्सियस पे लेना चाहते हो, तो आप बस 10 डिग्री का टेम्परेचर चेंज करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली कम हीट देना पड़ेगा। अगर मैं बोलूंगा कि 90 डिग्री सेल्सियस में, है ना, मैं मुझे बढ़ाना है इसको, तो क्या करना पड़ेगा, ज्यादा हीट देना पड़ेगा। अगर मैं ये कहता हूँ कि टेम्परेचर चेंज करना है मुझे लेकिन 90 डिग्री सेल्सियस, है ना, पहले 10 डिग्री सेल्सियस पे था, अभी मुझे टेम्परेचर में कितना चेंज करना है, बाय 90 डिग्री सेल्सियस, मतलब फाइनल टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर में जितना ज्यादा चेंज करने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा हीट एनर्जी देना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। अगर इनको जोड़ के, है ना, तो मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, एम डेल्टा टी, है ना, और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, बोलिए, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है, और ये जो कांस्टेंट आता है ना, दैट इज सी, है ना। तो सी को मैंने बाद में लिख लिया वैसे, सी, फिर एम डेल्टा टी, है ना, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, है ना। एम क्या है, मास है, ठीक, सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना, और ये कांस्टेंट होता है ऑब्जेक्ट के लिए, कांस्टेंट फॉर ए ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये जो डेल्टा टी है दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ये बात, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तो आपको कितना हीट देना पड़ेगा, कितना हीट ये लेगा टेम्परेचर में चेंज करने के लिए, है ना, ये आपको पता है, एम सी डेल्टा टी, है ना। टेम्परेचर चेंज के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, एम सी डेल्टा टी, वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना, इसमें थोड़ा सा और हम पढ़ते हैं, है ना, और क्या पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम हीट दे रहे थे, है ना, लेकिन ऑलरेडी मेरे पास से कोई हॉट ऑब्जेक्ट है ना, गर्म ऑब्जेक्ट, ठीक, तो मैंने उसको एटमॉस्फेयर में रख दिया, मैंने उसको एटमॉस्फेयर में रख दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हीट रेडिएट करेगा, हीट क्या करेगा, रेडिएट करेगा, हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम, एक्सट्रैक्ट मतलब निकाल रहे हैं हम, हीट एक्सट्रैक्ट, है ना। तो यहाँ पे हम हीट क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा, है ना। तो मान लेते हैं ये 20 डिग्री सेल्सियस पे था इनिशियली, फिर धीरे धीरे इसका टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया, दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस। तो अगर फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से कम हो रहा है तो ये कम, ये ज्यादा, कम माइनस ज्यादा, यहाँ पे कहीं ना कहीं डेल्टा टी, है ना, डेल्टा टी कहीं ना कहीं यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अगर डेल्टा टी नेगेटिव आया, डेल्टा टी नेगेटिव, है ना, तो यहाँ पे भी आपके मन में ये होगा कि
कितना हीट रेडिएट होगा कौन से मास के लिए, तो ये भी यही जो रिलेशन है होल्ड करेगा, है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, हीट एक्सट्रैक्टेड दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, और हीट एक्सट्रैक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। दोनों को कंबाइन करने के बाद ये आएगा, है ना। तो ये क्या है बेटा अभी, है ना, सेम चीजें हैं, लेकिन ये जो है दैट इज हीट एक्सट्रैक्टेड, हीट एक्सट्रैक्टेड, है ना। तो टेम्परेचर दो तरीके से चेंज हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। बढ़ेगा तो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, घटेगा तो इसका मतलब हीट हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कितना हीट देंगे, टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ेगा, एमसी डेल्टा टी। कितना हीट निकाल लेंगे, टेम्परेचर डेल्टा टी चेंज होगा, एमसी डेल्टा टी। सेम फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको नोटिस करनी है ना। एक चीज आपको नोटिस करनी है, आपको पता कैसे चलेगा कि हीट दिया जा रहा है कि लिया जा रहा है। देखो, जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट जब गिवन है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो चेंज इन टेम्परेचर क्या आता था, पॉजिटिव आता था। अगर यहाँ पे हम Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी देखेंगे, डेल्टा टी पॉजिटिव, एम क्या नेवर भी नेगेटिव, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना। तो Q पॉजिटिव मतलब हीट गिवन है ना। अच्छा, अगर हीट एक्सट्रैक्ट हो रहा है, Q इज एक्सट्रैक्टेड, तो इसका मतलब क्या है, Q इज एक्सट्रैक्टेड, है ना। अगर हीट निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली फाइनल टेम्परेचर जो होगा इनिशियल टेम्परेचर से कम होगा, डेल्टा टी नेगेटिव होगा। डेल्टा टी अगर नेगेटिव होगा तो Q का जो फॉर्मूला है एम सी डेल्टा टी, यहाँ पे डेल्टा टी नेगेटिव, मास क्या नेवर भी नेगेटिव, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये पूरा जो क्वांटिटी है ये नेगेटिव हो जाएगा। क्यू नेगेटिव होने का मतलब है क्यू इज एक्सट्रैक्टेड, हीट इज एक्सट्रैक्टेड, है ना। इस तरीके से आपको पता चलेगा। क्यू का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो हीट रेडिएट हो रहा है, क्यू का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो हीट हम दे रहे हैं, है ना, हीट इज प्रोवाइडेड। इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो जो नेक्स्ट सेक्शन है ना, दैट इज लेटेंट हीट। हाँ, थोड़ा सा मैं लेटेंट हीट के बारे में आपको बताता हूँ, ठीक। अच्छा, मैंने ताजा ताजा, है ना, फ्रीजर से आइस निकाला, तो जैसे ही मैं आइस निकाला, है ना, उसका टेम्परेचर मैंने मेजर कर लिया, ठीक है। जैसे ही मैंने फ्रीजर से आइस निकाला उसका टेम्परेचर मैंने मेजर कर लिया, ठीक है। अच्छा, उसका इनिशियल टेम्परेचर आपको भी पता है ना, 0 तो नहीं होगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस जो है दैट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। क्या है ये, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो मैंने क्या किया, मैंने फ्रीजर से एक आइस क्यूब निकाला, है ना, और तुरंत उसका टेम्परेचर मैंने मेजर किया, और टेम्परेचर था -20 डिग्री सेल्सियस। ओके, अच्छा, अब बोलोगे सर माइनस, आप थोड़ा सोच के देखिए, फ्रीजर से जो आइस निकालोगे उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस जो है दैट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, है ना। अगर मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया तो उसको पिघल जाना चाहिए, मेल्ट हो जाना चाहिए, वाटर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, है क्या, नहीं। तो आइस क्यूब है ना, आइस के फॉर्म में है ना, इसका मतलब उसका टेम्परेचर जो होगा दैट इज लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। तो अभी के लिए, है ना, आइडियल केस के लिए मैं मान लेता हूँ कि इसका टेम्परेचर कितना है, -20 डिग्री सेल्सियस। अभी ये दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा पता नहीं, मैं लिख देता हूँ, व्हाइट में लिख देता हूँ, -20 डिग्री सेल्सियस, है ना। अभी मैंने इसको हीट देना चालू किया, है ना, अभी मैं इसको हीट देना चालू किया, ठीक। जैसे हीट दूंगा इसका टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंचेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा, है ना। और मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। टेम्परेचर में हमने चेंज कर दिया, कितना हीट दिया, क्यू हीट दिया, फिर इसका टेम्परेचर बढ़ा, -20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। और 0 डिग्री सेल्सियस आपका क्या है, दिस इज मेल्टिंग पॉइंट
ऑफ आइस। ये क्या है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, है ना। और यहाँ पे आपको भी पता है, अगर आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो कितना हीट देना पड़ा होगा, दैट इज एम सी डेल्टा टी। एम मास ऑफ द आइस, है ना, सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, है ना, और डेल्टा टी क्या है बेटा? चेंज इन टेम्परेचर। ये आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में बताया, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे कितना हीट लगेगा टेम्परेचर चेंज करने के लिए, दैट इज एम सी डेल्टा टी। बात समझ आई? अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम फर्दर हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे हम रुक नहीं रहे, हम हीट प्रोवाइड करते जा रहे हैं, है ना। हमने कांस्टेंट रेट में हीट प्रोवाइड करते जा रहे हैं, है ना। अच्छा, फिर क्या होगा यहाँ पे? 0 डिग्री सेल्सियस क्या है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। यहाँ पे आइस मेल्ट होना स्टार्ट होगा। और आपको भी पता होना चाहिए, मेल्टिंग इज नॉट ए इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। ऐसा नहीं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा और तुरंत मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो गया। मेल्टिंग होने के लिए कुछ समय लगता है, 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, डिपेंड्स अपॉन मास। कितना मास है उसके ऊपर डिपेंड करके, है ना, समय लगता है ना। और जितने समय में ये मेल्ट होगा, जितने समय में ये मेल्ट होगा, ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर डज नॉट चेंज। ये आपको सबसे जरूरी स्टेटमेंट याद रखना। जितने समय में ये मेल्ट होगा, दोबारा सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे जब भी 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस पे पहुंचेगा, ये मेल्ट होना स्टार्ट होगा। और आपको भी पता है, मेल्टिंग इज नॉट ए इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, तुरंत नहीं हो जाएगा, उसको कुछ समय लगेगा, 2 मिनट, 3 मिनट, है ना। उस 2 मिनट 3 मिनट में अगर आप देखोगे, आपको क्या मिलेगा? मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर, है ना। थोड़ा आइस भी होगा, थोड़ा वाटर भी होगा, धीरे धीरे मेल्ट हो रहा होगा और फेज ट्रांजिशन चल रहा होगा। ड्यूरिंग दैट फेज ट्रांजिशन, ड्यूरिंग दैट टाइम टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर कभी चेंज नहीं होगा, है ना। तो टेम्परेचर कब तक चेंज नहीं होगा? जब तक पूरा का पूरा आइस, पूरा का पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस आपको मिलेगा, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे क्या है बेटा? आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है बेटा? दिस इज आइस, आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो इस तरीके से आपको मिल गया वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हीट एनर्जी हमें देना पड़ा होगा, है ना। अच्छा, यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ, इसको हम बोलते हैं फ्यूजन, इसको हम बोलते हैं फ्यूजन, ठीक है। तो बात को समझना, जो फ्यूजन प्रोसेस हमने कराया, है ना, उसमें हीट एनर्जी तो हम कंटिन्यूअसली प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन बात ये है, ये 2-4 मिनट जो लगा, है ना, पूरा फ्यूजन प्रोसेस होने के लिए, पूरे 2-4 मिनट में 1 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर नहीं बढ़ा। हालांकि हम हीट एनर्जी कंटिन्यूअसली कांस्टेंट रेट में प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑल्दो हम हीट एनर्जी कंटिन्यूअसली प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे, है ना, पूरे फेज ट्रांजिशन में 0.11 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत कम भी टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ, है ना। मतलब मेरा कहने का मतलब आप समझते हो, 0.00000001 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर नहीं बढ़ा, है ना। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, उसमें थोड़ा सा भी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है ना। तो फिर मन में सवाल आता है कि जो हम हीट एनर्जी कांस्टेंट रेट में, कंटिन्यूअस रेट में प्रोवाइड कर रहे हैं, जा कहाँ रहा है, वो कहाँ जा रहा है? एक्चुअली आपको भी पता है, जो सॉलिड्स है ना, जैसे कि आइस क्यूब क्या है? सॉलिड है, सॉलिड के फॉर्म में। तो सॉलिड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इंटरमॉलिकुलर स्पेसिंग की बात करें, इंटरमॉलिकुलर स्पेसिंग बहुत कम होता है और इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि उनका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ज्यादा होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये टेम्परेचर को तो नहीं बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो हीट एनर्जी कहाँ यूज हो रहा है? वो यूज हो रहा है टू ब्रेक द बॉन्ड, टू वीकेन द बॉन्ड, है ना। जो बॉन्ड है उसको वीक करने के लिए या ब्रेक करने के लिए ये सारा का सारा हीट एनर्जी यूज हो रहा है ना। फिर जैसे बॉन्ड वीक हो रहा है या ब्रेक हो रहा है, तभी, है ना, ये आइस क्यूब है ना, ये आइस क्यूब वाटर में कन्वर्ट हो रहा है ना। क्योंकि सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होना का मतलब है
जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो घटेगा, तभी तो लिक्विड बनेगा, क्योंकि लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग होता है सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग ज्यादा होता है लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए बॉन्ड जो बना हुआ है सॉलिड मॉलिक्यूल्स के बीच में उसको तोड़ना पड़ेगा, वीक करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो उसको करेगा कौन? हीट एनर्जी तो करेगा। तो हीट एनर्जी बहुत ही मतलब आलसी इंसान बोल दो ऐसे, है ना, क्योंकि उसने बोल दिया कि अगर मैं एक काम करूंगा तो दूसरा काम नहीं कर सकता। तो उसने बोला कि अगर मैं फेज ट्रांजिशन करा रहा हूँ, अगर मैं बॉन्ड ब्रेक करा रहा हूँ, अगर मैं बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको वीक करा रहा हूँ, तो उस टाइम में बस वही काम करूंगा, मैं टेम्परेचर में चेंज नहीं करूंगा। ठीक है। तो ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन जो हीट एनर्जी हम देते हैं वो टेम्परेचर को बढ़ाने या घटाने के लिए यूज नहीं होता। वो कहाँ यूज होता है? जो सॉलिड मॉलिक्यूल से या जो लिक्विड मॉलिक्यूल से जो भी है जिसको आप ट्रांजिशन कर रहे हो उसके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, बॉन्ड्स को वीक करने के लिए यूज होता है। ये जो लैटिस है, लैटिस को ब्रेक करने के लिए यूज होता है। उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट, है ना। अगर फ्यूजन प्रोसेस में आप हीट दे रहे हो तो उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है। तो यहाँ पे जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है एलएच, ये क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को आपने डिफाइन किया होगा, है ना, क्लास 10th में। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अगर मैं आपको बताऊं, दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी नीडेड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट, है ना। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अमाउंट ऑफ heat energy needed to convert unit mass of solid into liquid phase at constant temperature, at constant temperature। यूनिट मास ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। कांस्टेंट टेम्परेचर में, है ना, यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को, है ना, यूनिट मास ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हाँ, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको समझ आया ये क्या है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी नीडेड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड फेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर में अगर आप यूनिट मास ऑफ सॉलिड को, यूनिट मास आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, यूनिट मास ऑफ सॉलिड को लिक्विड फेज में कन्वर्ट कर रहे हो, है ना, तो जितना हीट एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हो दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना। उसको हम बोल रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यूनिट मास ऑफ सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए जितना चाहिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये एम मास का सॉलिड है ना। ये तो यूनिट मास नहीं है, मान लेते हैं इसका मास क्या है, एम के जी है ना, इसका मास मान लेते हैं एम के जी। तो यूनिट मास ऑफ सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए अगर एलएफ अमाउंट ऑफ हीट लग रहा है तो एम मास को कन्वर्ट करने के लिए लगेगा एम इंटू एल एफ, एम इंटू एल एफ, है ना। फिर यहाँ पे आपको फ्यूजन प्रोसेस दिखेगा। ठीक है। फिर अगर आप फर्दर हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको भी पता है वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा और फाइनली वाटर कहाँ पहुंचेगा? वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर पहुंचेगा 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और यहाँ पे जो आप हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे आपको ऑलरेडी पता है दैट विल डिपेंड अपॉन मास एंड चेंज इन टेम्परेचर। एम, है ना, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, मास ऑफ द वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, डेल्टा टी दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ उसके ऊपर डिपेंड करे। ठीक, अच्छा। और आपको भी पता है 100 डिग्री सेल्सियस क्या है यहाँ पे? दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और यहाँ पे, है ना, वाटर बॉयल होना स्टार्ट होता है
मतलब वेपराइज होना स्टार्ट होता है, यहाँ पे वाटर स्टीम को कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है ना, वेपर बनना स्टार्ट होता है। और आपको भी पता है ये जो प्रोसेस है ना, वेपराइजेशन, है ना, ये जो प्रोसेस है वेपराइजेशन इज नॉट ए इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। ऐसा नहीं कि आपने वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा दिया और तुरंत सारे के सारे वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसको कुछ समय लगता है ना, कुछ समय लगता है, 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, जितना भी समय लगता है। ड्यूरिंग दैट टाइम, ड्यूरिंग दैट फेज ट्रांजिशन, टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। और आपको ही पता है टेम्परेचर यहाँ पे क्यों कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हम जो भी हीट एनर्जी उस दौरान प्रोवाइड कर रहे होंगे, सारे के सारे हीट एनर्जी लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए, उसको वीक करने के लिए, लैटिस को ब्रेक करने के लिए यूज हो जाता है ना। तो तभी तो गैस बनेगा, लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना, बॉन्ड में मॉडिफिकेशन होगा, तभी तो गैस बनेगा। ठीक, तो सारा का सारा हीट एनर्जी वहीं पे यूज हो जाता है, इसलिए टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे, ठीक है, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे, है ना, यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो क्या बनेगा, यहाँ पे स्टीम बनेगा। और स्टीम का टेम्परेचर भी क्या होगा, स्टीम एट 100 डिग्री, क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज नहीं होगा ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन। और ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन, इसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन। और यहाँ पे ड्यूरिंग वेपराइजेशन, है ना, आप जितना हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर मैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में बताऊं, दिस इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी नीडेड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ लिक्विड, टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ लिक्विड to convert unit mass of liquid to gaseous phase at constant temperature. Amount of heat energy needed to convert unit mass of liquid into gaseous phase at constant temperature, है ना। यूनिट मास ऑफ लिक्विड को कन्वर्ट करने के लिए एलवी चाहिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर एम मास है ना, ये एम के जी है, तो ये भी एम के जी, ये भी एम के जी, ये भी एम के जी, तो एम के जी को कन्वर्ट करने के लिए कितना चाहिए होगा, एम इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एम इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इस तरीके से अगर आप फर्दर हीट प्रोवाइड कर रहे हो, अगर आप फर्दर हीट प्रोवाइड कर रहे हो, है ना, तो स्टीम स्टीम ही रहेगा, है ना, क्योंकि स्टीम को अगर आप फर्दर हीट प्रोवाइड करोगे, आप बोलोगे प्लाज्मा बनेगा, तो प्लाज्मा बनाने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर में आपको चेंज करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है जनरली, है ना। तो यहाँ पे अगर आप फर्दर हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, स्टीम एट, है ना, हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर, है ना, मान लो 150 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, है ना, तो इस तरीके से मिलेगा। और यहाँ पे जो आप हीट एनर्जी दोगे, यहाँ पे आपको पता है टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, सो यहाँ पे जो हीट एनर्जी दोगे दैट विल बी एम सी डेल्टा टी, है ना, मास ऑफ स्टीम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्टीम, है ना, डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का कंसेप्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं और यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा मैं और यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, ठीक है ना, थोड़ा सा, ये तो आपको पता चल गया। अच्छा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का यूनिट बता देता हूँ, वेपराइजेशन का यूनिट एग्जाम्पल के साथ बता दूंगा। अच्छा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे और यहाँ पे बताना चाहूंगा। सॉलिड, ये आपका सॉलिड हो गया, सॉलिड टू लिक्विड, ये प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन, है ना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन। और यहाँ पे जो हीट एनर्जी आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, ये अगर एम के जी का है तो आपको कितना हीट एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है, एम इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक, अच्छा,
लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस, ये प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन, ये प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन। और यहाँ पे जो आप हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हो दैट इज मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर? तो इन बच्चों को ये डाउट होता है ना, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, गैस को कंडेंस करा रहा होता है ना, गैस को कंडेंस करके लिक्विड बनाया, गैस को कंडेंस करके लिक्विड बनाया, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, फेज ट्रांजिशन हो रहा है। तो यहाँ पे हीट दे रहे थे, यहाँ पे हीट निकालना पड़ेगा। कितना हीट निकालना पड़ेगा, जितना हीट आपने दिया है ना लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, उतना हीट आप निकाल लो, है ना, तो फिर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना हीट निकालना पड़ेगा, सेम हीट, मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पे कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। कंडेंसेशन प्रोसेस है ना, ये जो फेज ट्रांजिशन हो रहा है गैस टू लिक्विड, यहाँ पे कितना हीट आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये क्या हो रहा है बेटा, ये हो रहा है एक्सट्रैक्टेड, आप निकाल रहे हो, एक्सट्रैक्टेड, है ना। और ये क्या है बेटा, हीट गिवन, है ना, ये आप दिया आपने। तो इस तरीके से अगर आप लिक्विड टू सॉलिड आना चाहते हो, लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड आना चाहते हो, ठीक है। तो बताइए क्या करना है, लिक्विड टू सॉलिड आने के लिए आपको हीट निकालना पड़ेगा, हीट एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। कितना हीट एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, कितना हीट एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, जितना हीट आपने दिया था सॉलिड टू लिक्विड बनाने के लिए फ्यूजन प्रोसेस में, जितना हीट दिया था उतना ही हीट एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, दैट इज मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन में भी आपको कितना हीट निकालना पड़ेगा, m इंटू एल, ये आपको याद रखिए, ध्यान रखना, ठीक। अभी मैं थोड़ा सा कुछ एग्जांपल बता देता हूँ, है ना, आप चाहो तो उसको याद रख सकते हो, है ना, नहीं तो जैसे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, ठीक है। और ये एसआई यूनिट में भी और सीजीएस यूनिट में भी बता दूंगा। लेटेंट हीट ऑफ सॉरी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, है ना, फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ठीक है। तो ये आपको, है ना, इन एसआई यूनिट क्या होगा, है ना, इन जीजीएस यूनिट क्या होगा, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक। और इन एसआई यूनिट, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का एसआई यूनिट में ये क्या होगा, ठीक। और सीजीएस यूनिट में क्या होगा, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक। तो मैं यहाँ पे हम लेक्चर खत्म करते हैं, है ना, यहाँ पे हम लेक्चर खत्म करते हैं।